गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सेंसस इन इंडिया। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो 2021 में सेंसस होना था, बट वो अब जो है पोस्टपोन होके लगभग 2024 या 25 के आसपास होने वाला है। कोविड के टाइम पर पहले जो है वो इसको पोस्टपोन किया गया। उसके बाद अभी ऑलमोस्ट जनरल इलेक्शंस का टाइम आ चुका है। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, विलेजेस की बाउंड्री, तालुका की बाउंड्री, उसको फ्रीज़ करने के लिए जो टाइमलाइन है वो 30 जून तक कह दी है। 30 जून के बाद ऑफ कोर्स मतलब उसको फ्रीज़ किया जाएगा। तो जब ये बाउंड्रीज़ को फ्रीज़ किया जाता है उसके कुछ महीने बाद ही जाकर जो है सेंसस का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके बाद तो जनरल इलेक्शंस आ जाएंगे, तो फिर ऑफ कोर्स दोबारा ये सेंसस उस टाइम पर कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया। तो ऋग्वेदा के टाइम से ही सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट जो है वो कंट्री में रखा जाता था। 800 से लेके 600 बीसी के आसपास जो है ये ऑब्जर्व किया गया है। फिर जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें भी 3rd सेंचुरी बीसी में ही जो है कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की बात की गई। मुगल किंग जो अकबर थे उन्होंने भी बल्कि है एन अकबरी में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया। लेकिन जो ऑफिशियल जो हमारा अभी कॉलोनियल टाइम्स के जो है हमारा सेंसस अगर हम जो देखें जो चलता आ रहा है वो 1865 और 1872 के बीच में जो है वो शुरू हुआ। और सबसे पहला सेंसस 1881 में लॉर्ड मायो के टाइम पर किया गया। और इंडिया में अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करें तो लास्ट सेंसस वो 1931 में ब्रिटिश ने कंडक्ट किया है। तो इसमें होता क्या है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज, डेमोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर बेसिकली आपको पॉपुलेशन सेंसस जो है उससे पता लग जाता है। 1872 में ये जो है डेटा सबसे पहली बार इकट्ठा किया और उसके बाद हर 10 साल बाद जो है ये सेंसस किया जाता था। जो 1881 का सेंसस था वो डब्ल्यू सी प्लोडन जो उस टाइम पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे उन्होंने कंडक्ट किया था। लेकिन जब देश आज़ाद हो चुका है तो अब ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, वो ये डेटा कलेक्ट करते हैं। अब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? यूनियन लिस्ट के जो है एंट्री नंबर 69 में के 7th शेड्यूल में जो है ऑफ कोर्स 7th शेड्यूल में जो है यूनियन लिस्ट में जो है ये पॉपुलेशन सेंसस आता है। तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है सेंसस को। सेंसस एक्ट 1948 के अंदर जो है हम कंडक्ट करते हैं। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? अब हर जो है सेंसस जो होता है वो दो फेज़ में कंडक्ट किया जाता है। पहला हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, दूसरा है पॉपुलेशन सेंस एनुमरेशन। जो पॉपुलेशन एनुमरेशन है वो हाउसिंग सेंसस के बाद जो है लगभग 6 से 8 महीने बाद जो है वो पॉपुलेशन की एनुमरेशन की जाती है, जिसमें एज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, ये सब जो रिकॉर्ड किया जाता है। अब कुछ अगर हम फीचर्स देखें अपकमिंग सेंसस के, तो ये 16th सेंसस होगा इन सीरीज़ जो चला आ रहा है। 8th आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा और पहली बार ऐसा होगा कि सेंसस जो है वो डिजिटली जो है वो कंडक्ट किया जाएगा मोबाइल ऐप के थ्रू। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सेंसस कंडक्ट करने से पहले? हर स्टेट को जो है इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि कितने उनके पास नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं और अदर में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। और जब सेंसस शुरू होता है तो उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है कि उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो है ये इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जो है हेड करते हैं और वही इसको कंडक्ट करवाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो हैं लगभग 3 महीने पहले ही, जो सेंसस शुरू होने के 3 महीने पहले ही उसको फ्रीज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इम्प्रूव हुआ है 6 प्लेसेस और अब 38th रैंक हो चुका है इंडिया का 139 कंट्रीज़ में। और ये हम देखेंगे कि 2014-15 के बाद से इंडिया ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया है। पहले हमारा 3 डिजिट्स का रैंक होता था, उसको हम जो है बढ़ाकर अब अच्छे से 38 पर ला चुके हैं। ये डेटा वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। कंट्रीज़ को जो है चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ जो भी ट्रेड लॉजिस्टिक्स में आती हैं उसकी बेसिस पर एक बेंचमार्किंग टूल दे दिया जाता है कि वो उन चैलेंजेस के ऊपर काम कर सके। रिलायबल सप्लाई चेन कनेक्शंस जो है वो मेजर करता है ये डेटा। और 139 कंट्रीज़ का इस बार जो है वो रैंकिंग दी गई है।
और सिंगापुर और फिनलैंड जो है ये मोस्ट एफिशिएंट और हाईएस्ट रैंक्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कंट्रीज़ जो है ये देखी गई हैं। जो दो सबसे बड़े फैक्टर इंडिया के जंप में देखे गए हैं वो है मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोची वाटर मेट्रो। इकोनॉमी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने कोची वाटर मेट्रो जो है डेडिकेट की है नेशन को, जो कि पहली एक ऐसी पब्लिक बोट सर्विस है जिसको मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब ये कोची वाटर मेट्रो है क्या? कोची आपको पता है कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला है, और यहाँ पर फ्रेट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही टाइम से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू वेम्बनाड लेक के आसपास किया जाता है। कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट में 15 आइडेंटिफाइड राउट्स जो है वो डेवलपमेंट की जा रही है। 10 आइलैंड्स को कनेक्ट किया जा रहा है लगभग 78 किलोमीटर के राउट्स पे, और इसमें 78 फास्ट हाइब्रिड फेरीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। जितनी भी जो ये बोट्स हैं जो प्लान की जा रही हैं सब इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड हैं, और पोल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा सिटी में। बिग बूस्ट मिलेगा टूरिज़्म सेक्टर को भी। इसके लिए लगभग 819 करोड़ रुपए का जो है बजट रखा गया है, जिसमें जो कि इंडो जर्मन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से जो है वो मोबिलाइज़ किया गया है। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे? बोट टर्मिनल्स, एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, बोट्स, बोट यार्ड्स, ड्रेजिंग, नेविगेशन सिस्टम्स एट्सेट्रा यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब बैक वाटर क्या होते हैं? बेसिकली किसी ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिंग करंट की वजह से जो है रिवर चैनल का जो है वो वापस मुड़ना, उसको हम बैक वाटर कहते हैं। तो केरला के जो बैक वाटर्स हैं बेसिकली वो ब्रैकिश लगून्स और कनाल्स हैं जो कि अरेबियन सी के पैरेलल चल रही हैं मलाबार कोस्ट में। और इसमें होता क्या है कि मोस्टली ये वो यूनिक इकोसिस्टम्स होते हैं जहाँ पर रिवर का फ्रेश वाटर जो है वो सी वाटर जो है अरेबियन सी का या किसी भी सी का वहाँ पर मीट कर रहा होता है, तो उस एरिया को हम बैक वाटर कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ये भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है बिहार पोर्शन के बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन जो बन रही है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अंदर, उसके कंप्लीशन पर जो है वो प्रेज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को। तो प्रोजेक्ट जो है इसको जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट JHBDPL प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है, और ये 2016 में लॉन्च किया गया था ताकि 5 स्टेट्स के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। कौन सी 5 स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो जो बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको नेशनल गैस ग्रिड से भी जोड़ा जा रहा है। टोटल लेंथ ऑफ अगर हम पाइपलाइन देखें तो लगभग 3384 किलोमीटर की पाइपलाइन है। 7 मेन स्टेशन सिटीज़ जो आपकी वाराणसी, पटना, बोकारो, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, कटक, ये जो हैं इसकी मेजर बेनिफिशरीज रहने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट को जो है वो गेल इम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 22 अप्रैल को हर साल की तरह इस बार भी वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर। पहली बार इसको 1970 में यूएस में सेलिब्रेट किया गया था, और इस बार का थीम जो है वो पिछले साल के थीम का ही सेम है, कंटिन्यूएशन है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इसको आप कंफ्यूज मत करो अर्थ आर से, क्योंकि अर्थ आर तो जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक ग्लोबल ग्रास रूट मूवमेंट है, जिसमें कि आप लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च जो होता है हर साल उसमें लाइट आउट कर देते हो 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 के बीच में। सबसे पहली बार 2007 में सिडनी में इसको कंडक्ट किया गया था। तो बेसिकली ये पीपल लेड मूवमेंट है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ये भी आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड के ग्लेशियर्स हैं वो ड्रामेटिक स्पीड से जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। अगर हम पिछले साल देखें तो जो है इनको बचाना एक ऑलमोस्ट लॉस्ट के कॉज हो चुका है। और अगर हम पिछले लास्ट 8 ईयर्स का डेटा देखें तो सबसे वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड रहे हैं, और कार्बन जो है डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर फिगर्स भी दिए गए हैं। मीथेन की 262% बढ़ी है, नाइट्रस ऑक्साइड की 124% बढ़ी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 149% बढ़ी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुताबिक। ठीक है। हाई टेम्परेचर्स देखे गए हैं ओशंस में भी। जो सी लेवल्स हैं वो लगभग 4.62 मिलीमीटर्स पर ईयर राइज हुए हैं 2013 और 2022 के बीच में।
और जो कि डबल रेट ऑफ ग्रोथ है एज कम्पेयर बिटवीन 1993 एंड 2002। ग्लोबल मीन सी टेम्परेचर अगर हम देखें तो 1.15 ग्लोबल मीन टेम्परेचर अगर हम देखें तो 1.15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है 1850 से 1900 के बीच के एवरेज का। और वर्ल्ड के जो ग्लेशियर्स हैं उनकी एवरेज थिकनेस जो है पिछले एक साल में अगर हम देखें अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2022 के बीच में, तो उसमें लगभग 1.3 मीटर्स का जो है वो एवरेज थिकनेस लॉस देखने को मिला है। क्यूमुलेटिव लॉस अगर हम देखें 1970 से लेके तो लगभग 30 मीटर तक का जो है ग्लेशियर्स का लॉस हो चुका है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 193 मेंबर स्टेट्स कंट्रीज इसकी पार्टिसिपेंट्स हैं। यूएन इकोसॉक के अंदर ही आता है, जिनीवा इसका हेडक्वार्टर है और ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड स्टेट्स और उनके बिहेवियर को, वेदर और क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों के ऊपर ग्लोबल कोऑपरेशन के ऊपर की बात करता है। कुछ मेजर रिपोर्ट्स जो ये पब्लिश करते हैं वो है स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, और ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स के बारे में भी डेटा और इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ बेबी ऑलिव रिडली सी टर्टल्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जो है वो आपके क्रॉल करके आए हैं। ये उड़ीसा के जो ऋषिकुल्या बीच है गंजम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जो है एक तरह से यहाँ पर इनकी मास नेस्टिंग हुई है। इस बार जो है 6.37 लाख ऑलिव रिडली सी टर्टल्स हमको देखने को मिले हैं फरवरी और मार्च के बीच में, जो कि बहुत ही हाई फिगर है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 5.5 लाख। इस बार इतना ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इस बार कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नहीं हुई हैं, साइक्लोन ना तो साइक्लोन आया है और ना ही कोई हैवी रेन हुई है वहाँ पर। ऑलिव रिडली सी टर्टल्स जो हैं ये पैसिफिक रिडली सी टर्टल्स भी इनको हम कहते हैं। मीडियम साइज स्पीशीज़ हैं ये सी टर्टल की, वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में देखने को मिलते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी स्पीशीज़ कन्वेंशन और साइट्स दोनों में ही ये प्रोटेक्टेड हैं। अगर हम इनकी पॉपुलेशन इंडियन ओशन में देखें तो जो 3 मेजर बीचेज़ हैं उड़ीसा के, गहिरमाथा, देवी रिवर माउथ और ऋषिकुल्या, वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा नेस्टिंग पर ईयर होती है और फीमेल्स जो हैं वो एक ही टाइम पर वहाँ पर आती हैं और एग्स अपने ले करती हैं। 45 से 65 दिन के बाद ये एग्स जो है वो हैच होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एरिया जो है लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल्स का। अब कंजर्वेशन मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस जो है मैंडेटरी कर दिए गए हैं ट्रॉलर्स को लगाने के लिए ताकि इनको बचाया जा सके। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हर साल ऑपरेशन ओलिविया भी चलाता है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इन ऑलिव रिडली टर्टल्स की जो है वो टैगिंग करना भी शुरू कर दिया है मेटल टैग्स के थ्रू। ये नॉन कोरोसिव मेटल टैग्स होते हैं और ये साइंटिस्ट को बताते रहते हैं ये मूवमेंट की, जो ऑलिव रिडली टर्टल्स की मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये आपके इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IFAD जो है उनके प्रेसिडेंट ने बोला है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसमें कि कोऑपरेशन कर पाएंगे स्मॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के बीच में जो डेवलपिंग नेशंस में हैं और बिग बिजनेसेस जापान के बीच में, ठीक है। इसको जो है ELPS इनिशिएटिव कहा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है क्या। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। रूरल पीपल को एम्पावर करने के लिए इसको बनाया गया है। इसके जो प्रोजेक्ट्स जनरली होते हैं रिमोट और इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल लोकेशंस पर होते हैं। ये अकेली ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सक्लूसिवली फोकस कर रही है रूरल इकोनॉमीज़ को और फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। UNDP का जो है ये एक पार्ट है, मेंबर है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका रोम में सिचुएटेड है, इटली में। और ELPS स्कीम क्या है या इनिशिएटिव क्या है, IFAD का ही इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जापान के साथ मिलकर स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स और मार्जिनलाइज फार्मर ग्रुप्स को जो है जापानीज़ बिजनेसेस के साथ जो है कनेक्ट करने का ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नागास्त्र। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सोलर इंडस्ट्रीज़ नागपुर जो है उन्होंने UAV नागास्त्र का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन्हें इंडियन आर्मी से। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो कि
एनिमी टारगेट को प्रिसीशन से टारगेट कर सकता है। इसमें इंडिजिनस कंटेंट लगभग 75% से ज़्यादा का है। किसी भी हॉस्टाइल थ्रेट को जीपीएस इनेबल्ड प्रिसीशन स्ट्राइक से यह लगभग 2 मीटर की एक्यूरेसी पे टारगेट कर सकता है। 60 मिनट तक ये फ्लाई कर सकता है। डे नाइट सर्वेलेंस कैमराज हैं इसमें। इसको लॉइटरिंग इम्यूनिशन क्यों कहा जा रहा है? नागास्त्र जो है वो इन इन द एयर पहुँच कर है लॉइटर हो सकता है और जो है टारगेट को अटैक कर सकता है। जैसे कैमिकाइज ड्रोन्स जो होते हैं, सुसाइडल अटैक ड्रोन्स जो हैं, वो टारगेट को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी तरह से नागास्त्र भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, अभिलेख पतल। ये अभी पीएम मोदी जो है उन्होंने अभिलेख पातल को जो है प्रेज़ किया है। ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पे 1 करोड़ पेजेस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है नेशनल आर्काइव्स ने डाले हैं। ये फुल फीचर्ड वेब पोर्टल है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड्स और पातल का मतलब क्या होता है? बोर्ड या फिर प्लेटफॉर्म। अब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ना 1891 में कलकत्ता में या कोलकाता में उस टाइम पर बनाया गया था इनको, और ये नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपॉजिटरी है। पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट पेपर्स, ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स, माइक्रोफिल्म्स, ये सब जो है रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं इसमें। न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो न्यूज़ रादर इसमें हमने इकट्ठे ही कवर कर ली गई हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो आपका फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम है उसको हिंदी में और रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है। और एक और न्यूज़ साथ में ये थी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग एजेंट कैल्शियम कार्बाइड के जो है यूज़ को रोकने के लिए कहा गया है। अब कैल्शियम कार्बाइड क्या है? मसाला जिसको हम कहते हैं, और ये लाइम और कार्बन मिक्सचर को जो है को हीट करके मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोहिबिटेड आइटम है। इसको माइनिंग और मेटल इंडस्ट्रीज़ में वैसे तो यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको लोग आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कंट्रोल्ड मैनर में फ्रूट्स को जो है आप आर्टिफिशियली राइप कर रहे हो ताकि उसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो जाए। ठीक है। अब फूड सेफ्टी और कंप्लायंस सिस्टम क्या है? ये एक एनहांस्ड वर्जन है फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। पैन इंडिया लेवल पर एफएसएसएआई लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन करता है इसके थ्रू, और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जो है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग जो है इसी जो है सिस्टम के थ्रू होती है। तो बेसिकली एक 1 पॉइंट स्टॉप है ये एफबीओस का। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? स्टेचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, और 2 तरह के प्रोग्राम्स अभी करंटली चला रही है। हार्ट अटैक रिवाइंड, जिसमें ट्रांसफैट्स को एलिमिनेट करने का प्रोग्राम है, और ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जिसमें कि कंट्री के फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मेडन फ्लाइट ट्रायल जो है सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का किया है ओडिशा के कोस्ट पर। तो इंडिया ने एक एलीट क्लब ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर लिया है जिनके पास नेवल प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो है इंटरसेप्टर लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। तो कारगिल वॉर के बाद हमने जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम चलाया था अपना, जिसमें 2 टियर्स हैं अभी हमारे, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल। जो पृथ्वी सिस्टम है वो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड्स पर काम करता है। 2006 से इसको बनाया गया है। लगभग 50 से 180 किलोमीटर, मतलब अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से जो अगर कोई मिसाइल इंडिया की तरफ आ रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, उसको ये न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है। जो एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल है उसको 2007 में पहली बार बनाया गया लोअर ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए। तो मतलब कि लगभग 100 किलोमीटर से नीचे की ऊंचाई पर से अगर कोई मिसाइल इंडिया की तरफ आ रहा है तो उसको जो है हॉस्टाइल मिसाइल्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is census in India. This topic is important for your governance section. India's census enumeration, which was scheduled to take place in 2021, has been pushed further till 2024 and 2025. Actually, recently the Office of Registrar General of India has extended the deadline of freezing of administrative
boundaries to 30th June 2023. So, which are these administrative boundaries? Basically, your districts, talukas, villages, towns, etc. And only after certain months of freezing these administrative boundaries, the census can be conducted. But now, what will happen is that after June 30th, uh, even if we take this date at face value, after that there will be preparation for general elections for the next year. So again, this census will be postponed. So what is the history of census in India? Since earliest literature of Rig Veda, some kind of population count was maintained during that period. Even Arthashastra of Kautilya has written about it. In N.A. Akbari, Mughal king Akbar also used to maintain this population count, industry, wealth, and many other characteristics data from the Indian subcontinent. Between 1865 and 1872, a systematic and modern population census was planned by the British. The first such event took place in 1881 during Lord Mayo's time. The last caste based census was conducted by the British in 1931. So, what is the status of census in India? It basically collects data on human resources, demography, culture, economic structure at local, regional, and national level. So, it began in 1872, when the first census data came in the public domain. Since then, it is carried out by the country, and every 10 years. The first synchronous census was conducted by the British, by W.C. Plowden, who was the Census Commissioner of India at that time. But now, this position is given to the Office of Registrar General of India, who is under the Ministry of Home Affairs. So, if we look at the constitutional position of census, then under union list, the union government is empowered to conduct population census, and it is conducted by the provisions of Census Act of 1948. So, what is the process of census enumeration? So, basically, there are two types or two phases in which the census is conducted. First is the house listing and housing census, and the second phase is population enumeration. So, population enumeration happens after a gap of 6 to 8 months from the housing census. So, this population data is collected. What kind of data is that? Age, marital status, religion, mother tongue, etc. And what will be the features of this upcoming census? It will be the 16th in the series and 8th after independence. In the history of Indian census, this will be the first time census data will be collected digitally through a mobile app. And what are the requirements of census? Every state has to provide information to the Registrar General of India regarding the changes in the number of notified districts, villages, towns, and other administrative units since the previous census. And this data is given to the head of the Office of Registrar General and Census Commissioner. So boundaries of these administrative units have to be frozen at least 3 months before the census data exercise begins. So the next topic is Logistics Performance Index. This topic is important for your economy section. India's rank in the recently released World Bank's Logistics Performance Index has improved by 6 places. So now India is ranked 138 out of 139 countries. What the two major factors which have contributed in India's performance is modernization and digitalization. So this logistics performance index is released by World Bank. It helps the countries to identify the challenges and opportunities they face in their performance of trade logistics. It measures the ease of establishing reliable supply chain connections. For the first time, the speed of trade has also been measured in this index. Singapore and Finland have, of course, topped the index. So the next topic is Kochi Water Metro. This topic is important for your economy section. PM Modi has recently dedicated to the nation the Kochi Water Metro, which is a first of its kind public boat service integrated with a metro rail network. Kochi is also the commercial capital of Kerala, and it has been a hub of inland water transport, especially around the Vembanad Lake.
Kochi Water Metro project will consist of development of 15 identified routes connecting 10 islands through a network of routes which span about 78 kilometer. The boats which are planned for this project will be electrically propelled, and it will, of course, apart from reducing pollution, it will also reduce traffic congestions in the city. It will also be a big boost to the tourism sector in Kochi backwaters, and it is a part of Indo-German financial cooperation. And the project cost is about 819 crores. What is backwater? It is basically the waters which have turned back in its course by an obstruction due to the action of waves and shore currents. So basically, it is the unique ecosystem where the fresh waters from the rivers meet the sea waters from the sea. So the next topic is Pradhan Mantri Urja Ganga project. This topic is important for our economy section. PM Modi has recently praised the completion of Bihar portion of Barauni Guwahati pipeline under Pradhan Mantri Urja Ganga project. So this project was launched in 2016 to meet the energy requirements of 5 states: Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, and West Bengal. And the pipeline will connect the 6 districts of Bihar to the national gas grid. Total length of pipeline will be about 3384 kilometers. 7 main station cities: Varanasi, Patna, Bokaro, Jamshedpur, Kolkata, Ranchi, Bhubaneswar, and Cuttack will be the major beneficiaries of this project, and it is being implemented by GAIL. So the next topic is World Earth Day. This topic is important for your environment section. So recently, the World Earth Day has been celebrated across the world on 22nd April. The aim is to raise awareness about environmental issues. The first World Earth Day was held on April 22, 1970. This year, the theme is same as that of the last year: invest in our planet. And don't confuse it with Earth Hour, which is a global grassroots movement organized by World Wildlife Fund, and it's a symbolic lights out event during which people switch off their light between 8:30 p.m. to 9:30 p.m. on the last Saturday of March of every year. So the next topic is melting of glaciers. This topic is important for our environment section. UN's World Meteorological Organization has said that world's glaciers are melting at dramatic speed last year, and saving them has become a lost cause now. So since last 8 years, the temperatures have been warmest ever. There has been an increase of 149% of carbon dioxide at pre-industrial levels. Methane has reached 262%, and nitrous oxide has hit 124%. So temperatures have recorded in the highest temperatures rise have been recorded in the oceans. Sea level rise has been 4.62 millimeters per year between 2013 and 2022, which is double the rate between 1993 and 2002. Global mean temperatures have all been 1.15 degrees Celsius above the 1850 to 1900 average. World's reference glaciers uh, have seen an average thickness loss of about 1.3 meters between the October 2021 and October 2022 period. The cumulative thickness loss since 1972 is about 30 meters. What is World Meteorological Organization? It's an intergovernmental organization, and it consists of members of 193 countries and territories. UN ECOSOC is the parent organization of WMO, and it is headquartered in Geneva. So it is basically seeking international collaboration on cooperation on state and behavior of Earth's atmosphere, weather and climate, distribution of water resources. So what are the reports which it publishes? Status of world climate, greenhouse gas bulletin, and it gives information on long-term climate change indicators. So the next topic is olive ridley turtles. This topic is again important for your environment section. Millions of baby olive ridley sea turtles have crawled towards Bay of Bengal, and after emerging from the eggshells. So about 6.37 lakh olive ridley sea turtles have arrived for mass nesting at Rushikalya coast this year, which is a record in number because this year there was no extreme weather events like a cyclone or heavy rain. What are these olive ridley turtles? They are called the Pacific ridley sea turtles.
They are medium-sized species of sea turtles found in warm and tropical waters. They are categorized vulnerable in IUCN list, and they are listed as in Appendix 1 of CITES. So they are also protected under Migratory Species Convention and CITES. So what is their status of population in Indian Ocean? So there are three Aribada beaches along Odisha: Gahirmatha, Devi River mouth, and Rushikulya, where an estimated 1 lakh plus nesting happens per year. So thousands of females come together on the same beach to lay eggs. After about 45 to 65 days, the eggs begin to hatch, and coast of Odisha is the largest mass nesting site for the olive ridley turtles. So to prevent them, Odisha government has made it mandatory for trawlers to use turtle excluder devices. Indian Coast Guard conducts Operation Olivia every year since 1980s, and since 2021, Zoological Survey of India, in collaboration with Odisha's Forest Department, have started tagging these olive ridley turtles with help of metal tags, which are non-corrosive, and it enables the scientists to chart the movement of these turtles. So the next topic is International Fund for Agriculture Development. This topic is important for our economy and international relations topics both. So the IFED president has said that it will set up a new framework to facilitate cooperation between small agriculture producers in developing nations and businesses in Japan and elsewhere. So this initiative is being called as ELPS initiative. So what is IFAD? It's an international financial institution and a specialized agency of UN. It empowers rural people, and its projects are basically carried out in remote and environmentally fragile locations. It is the only multilateral development institution which is exclusively focusing upon transforming rural economies and food systems. It is a member of United Nations Development Group. Its headquarters is located in Rome, and this ELPS initiative is an initiative by IFAD with the Ministry of Agriculture of Japan, and the aim is to connect small scale food producers and marginalized farmer groups in developing countries with larger agri-food companies. So the next topic is Nagastra. This topic is important for your security section. Solar Industries Nagpur has recently bagged an order of to supply UAV Nagastra to Indian Army, and this is a first indigenous loitering ammunition which can strike enemy targets with precision. It is developed by Economics Explosive Limited, and which is the 100% subsidiary of Solar Industries Nagpur, and it has indigenous content of more than 75%. It can neutralize any hostile threat with GPS enabled precision strikes with an accuracy of 2 meters. It has an endurance of 60 minutes. It has day and night surveillance cameras. Why is it called a loitering munition? Because like a kamikaze like a kamikaze drone, it can destroy the target by loitering itself around in the air when the target reaches the spot. So the next topic is Abhilekh Patal. This topic is important for our art and culture section. So PM Modi has recently praised Abhilekh Patal, which is a portal with over 1 crore pages of historical records of National Archives. It is a full-featured web portal to access National Archives of India's collections. So Abhilekh means records, and Patal means a board or a platform. So what is National Archives of India? So it was established in Calcutta, and it is a repository of non-current records of the Government of India, which includes public records, private papers, oriental records, cartographic records, etc. And it is located at New Delhi and comes under the Ministry of Culture. So the next topic is food safety and compliance system. This topic is important for our governance section. Food Safety and Standards Authority of India has undertaken to translate food safety and compliance system in Hindi and other regional languages. Meanwhile, there was also another news that FSSAI has urged the state governments to take action against the unauthorized use of artificial fruit ripening agent calcium carbide. So calcium carbide is a compound with chemical formula CaC2, and it is known as masala, which is also prohibited, and
It is manufactured by heating lime with carbon mixture. It is generally used in mining and metal industries. So what is artificial ripening? So it is basically you are ripening the fruits in a controlled manner, and you are using the this calcium carbide, which allows the fruits to have a longer shelf life also. What is food safety and compliance system? It is basically an enhanced version of the food licensing and registration system, which was launched in 2012 for issuance of pan India FSSAI licenses and registration. It is a comprehensive system for registration and licensing of food business operators. So basically it's a one point stop for FBOs. So Food Safety and Standards Authority of India, you know that it is a statutory body under the Food Safety and Standards Act of 2006. It comes under the Ministry of Health and Family Welfare. There are two initiatives, major initiatives of FSSAI. But first is, of course, the Heart Attack Rewind, which aims to eliminate trans fats in India by 2022. And the next is the Eat Right India movement, which is an initiative to transform the country's food system. So the next topic is ballistic missile interceptor. This topic is important for your security section. So DRDO and Indian Navy have conducted a maiden flight trial of sea-based endo-atmospheric interceptor missile off the coast of Odisha. So now India has joined an elite club of nations which have the capability to fire a ballistic missile defense interceptor from a naval platform. So DRDO has basically demonstrated this capability, apart from being the having the capability to launch this land-based missile defense systems. So India's ballistic missile defense program started after the Kargil War in 1999, and now it consists of two tiers. First, of course, is the Prithvi air defense missile, which is basically catering to the needs of exo-atmospheric missiles. So basically, any hostile missile which is traveling towards India from the Earth's upper atmosphere. So this Prithvi air defense missile system is meant to neutralize that hostile missile. It has been replaced with uh, Pradyuman interceptor, and it can cater to the needs of it can cater to the missiles which have are coming from 50 to 180 kilometers above the surface. So what is advanced air defense missile? It was first tested in 2007, and it is basically meant for endo-atmospheric uh, missiles which are launched against India. So generally endo-atmospheric means an altitude which is below 100 kilometers. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.